राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के बीच बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से 5 दिन पहले चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए से अधिक की राशि को पहली किश्त के रूप में जारी करने की मंजूरी मिल गई है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार नेशनल हेराल्ड जैसे अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। कश्मीर घाटी में खराब मौसम के कारण हवाई यातायात पर असर पड़ा और श्रीनगर हवाई अड्डे पर 6 उड़ानें रद्द कर दी गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज यानी 20 अप्रैल को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब पार्टी ने उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रात भर हुई भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी 2 स्थित गुरुद्वारे के पास दोपहर 12 बजे एक फर्नीचर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली सरकार राजधानी में पानी की चोरी और धांधली रोकने के लिए जीपीएस वाले टैंकर की शुरुआत करने जा रही है। बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ राज्य की राजधानी कोलकाता में एक विशाल विरोध रैली निकाली। दिल्ली में टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1100 नए पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। इन टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है ताकि उनके मूवमेंट पर पूरी निगरानी रखी जा सके। सीएम ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पानी की आपूर्ति में धांधली रोकी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुँचाना। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो
प्रवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये काम होगा, तो ये 1111 टैंकर जीपीएस सुविधा के साथ जनता की निगाहों में काम करेंगे। उनकी निगरानी स्वयं जनता करेगी। आज इस तकनीक का उपयोग करते हुए, इस डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल दिल्ली का उपयोग हम हर एक विभाग में करने वाले हैं। हमने इस जल विभाग के लिए 9,000 करोड़ का बजट अपने बजट में रखा था, जिसमें लगभग 150 करोड़ तो हमने केवल इस चीज के लिए रखे कि पूरे के पूरे जल विभाग में कैसे स्मार्ट मीटर लगे, कैसे स्काडा के माध्यम से काम हो, हर जगह पानी कितना भेजा गया और पानी कितना डेस्टिनेशन तक पहुंचा, इसके लिए फ्लो मीटर्स होने चाहिए। हर जगह पानी की नपाई पूरी तरीके से हो, शुद्धता का पूरा प्रमाण उसमें लिया जाए, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। हर घर जल से नल के नाम पर दिल्ली को मिले टैंकर को लेकर आपने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसी कड़ी में आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 2 महीने हो चुके हैं और भाजपा के घोषणा पत्र में हर घर नल से जल का वादा किया गया था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट एक उपलब्धि के रूप में 1100 पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। वहीं भारद्वाज ने इसे लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की। की सरकार को 2 महीने हुए, 60 दिन हुए, 60 दिन पूरे होने पे कोई बड़ी जो है योजना जो है वह शुरू की जाएगी। और बड़ा हास्यास्पद है, ये 2015 का इकोनॉमिक टाइम्स मैं गूगल से निकाल के लाया हूं। 2015 का, आज से 10 साल पुराना, जीपीएस अनेबल्ड वाटर टैंकर्स इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। 2022 में मैं वाइस चेयरमैन था, वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगे हुए थे। जल बोर्ड के मुख्यालय के अंदर आप उनको मॉनिटर कर सकते थे। 2023 में भी थे, 24 में पिछले साल भी जीपीएस लगा हुआ था। इस साल मुख्यमंत्री कहती हैं कि हमने जीपीएस लगे हुए टैंकर जो हैं शुरुआत की है। अरे भाई, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? कुछ तो सोचिए। टैंकर शुरू किए 1111। अब टैंकर कैसे, मैं जल बोर्ड में रहा हूं तो कैसे कैलकुलेट होते हैं? भाई बुराड़ी में कितने टैंकर चाहिए साहब? 37। अच्छा ठीक है भाई। ग्रेटर कैलाश में कितने चाहिए साहब? 3। भाई किराड़ी में कितने चाहिए भाई? 42। इन सब 70 विधानसभाओं को जोड़ेंगे, जो फिगर बनेगी उतने टैंकर दिल्ली में लगते हैं। कभी लगते हैं वो 942, कभी लगते हैं वो 1062। इनकी फिगर क्या निकलती है? 1111। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के लिए और हेडलाइंस के लिए काम किया जा रहा है। पहले भी आप टैंकरों को ट्रैक कर सकते थे। वेबसाइट पे आप टैंकर का नंबर डाल दो, वो जीपीएस ट्रैकिंग हो जाती है वेबसाइट पे दिल्ली जल बोर्ड की। उसमें क्या बात है? वो तो कुछ है ही नहीं। टैंकर निर्धारित जगह पे जाएंगे। ये देखो 2015 में दिल्ली जल बोर्ड पुट शेड्यूल ऑफ वाटर टैंकर्स ऑन इट्स वेबसाइट। टैंकर्स का शेड्यूल था, टैंकर्स के नंबर थे, टैंकर नंबर डाल लोगे तो जीपीएस से ट्रैकिंग होती थी वेबसाइट पे। आपने क्या नई ट्रैकिंग कर दी? ट्रैकिंग पहले से मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की बक्सर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह देश के संविधान को लेकर
लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के माध्यम से संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। खड़गे ने अपने संबोधन में बिहार के इतिहास पर भी प्रकाश डाला और राज्य के गौरवशाली अतीत की चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। देश के संविधान के बारे में ये विचार करने और जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के बारे में हम जनता को कुछ बताना चाहते हैं। मैं ये अपने आप को समझता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। महात्मा गांधी जी अपना जो चंपारण जो उनका यात्रा था, वो देश को आजादी दिलाने के लिए वो यात्रा था, वो भी यहीं से निकला। यानी हर चीज जो देश के भलाई के लिए होती है या हो रही है, वो बिहार से शुरू होता है। तो इसको हम बचा के रखना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये जो महान धरती पर आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ आकर जो लोग बिहार में पैदा हुए और देश विदेश में उनके तत्वों का, विचारों का फैलाव हुआ, उन लोगों को मैं नमन करता हूँ। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाते हैं। देश के उद्धार उस वक्त ही होगा हम सब मिलके अगर देश के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। और आखिरी में मैं आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ। तो मेरा यही आपसे विनती है, आने वाले दिन में, नजदीक है इलेक्शन 4-6 महीने में, आप लोग गठबंधन को जिताओ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गोरखपुर में सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण
4 लेन मार्ग और फ्लाईओवर निर्माण के स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की समृद्ध यात्रा को गति देते हुए 700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों को विकास कार्यों के लिए बधाई दी और उत्तर प्रदेश में हो रहे व्यापक विकास की जानकारी भी साझा की। आज यहाँ पर गोरखपुर के बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतने बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था। और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह
अपने यहां आ सकता है, शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। छत्तीसगढ़ के शहीद स्मारक भवन में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और नवनियुक्त अध्यक्ष व पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि पहली बार सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स पिछले 65 वर्षों से सक्रिय है और इसमें प्रदेश के करीब 12 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस बहुत ही भव्य और गर्मामय शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले हम चैम्बर के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी जी, महामंत्री श्री अजय भसीन जी और कोषाध्यक्ष श्री निकेश पुरडिया जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही सभी चैम्बर के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके नेतृत्व में ये चैम्बर खूब आगे विकास करेगा, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है। और पहली बार सर्वसम्मति से ये चैम्बर के पदाधिकारियों का चयन हुआ है, इसके लिए चैम्बर को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मुझे जानकारी है कि पहली बार इस भव्यता और गरिमामय वातावरण में शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो रहा है, तो इसके लिए भी चैम्बर को बहुत बहुत बधाई। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विगत 65 वर्षों से कार्यरत है और इसमें प्रदेश के लगभग 12 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा संगठन में ये संगठन का चुनाव सर्वसम्मति से होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास होगा, उम्मीद होगा कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग कायम रखेंगे। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना अनिवार्य होगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ, सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके। और उसमें इंडस्ट्रीज ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है। और सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों का ही आग्रह था कि जब हम लोग यूए बिल की सीमा 50,000 किए थे तो उसको बढ़ाने की बात आई थी, जिसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किए हैं। पेट्रोल के दाम में वेट को 1 रुपया कम किए हैं। और ऐसे जो छोटे व्यापारी थे जिनका 10-10 साल का पुराना जीएसटी का जो केसेस था, जो देनदारी थी 25,000 रुपये तक, उसको सरकार ने माफ किया है। और इसमें करीब 40,000 से ज्यादा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आप लोगों का, सभी उद्योगपतियों का, व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार ने लाई है, बहुत सलाह मशवरा आप सबों से सहमति बनाकर। और इसमें भी बड़ी खासियत है और देश के विभिन्न जगहों पर इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अभी बेंगलुरु गए थे, अभी आने वाले समय में चेन्नई भी जाने वाले हैं। और हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना अच्छा है कि ये 5-6 महीने में ही 4.5 लाख
करोड़ निवेश का प्रस्ताव हम लोगों को मिला है। मैं इस चैम्बर के उत्तरोत्तर और विकास के लिए और इसी तरह से और मजबूत होने के लिए और आपस में जो आप लोगों ने सर्वसम्मति बनाकर जो एकता का परिचय दिया है, इसको आगे भी बना के रखेंगे और छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी का निवेदन करते हुए और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कल दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालुपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी क्रम में मेयर महेश खींची ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस घटना को हृदय विदारक बताते हुए मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं आप प्रवक्ता आदिल अहमद खान ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। कल मुस्तफाबाद दयालपुर में जो 4 मंजिला इमारत गिर गई है, इस घटना से बहुत दुखी घटना है ये। इससे हम अत्यंत दुखी हैं, हृदय विदारक है। और जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख में उनको, इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं परिवारों के लिए। और हम भी कल घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें हमने वहां देखा कि किस तरह से वहां कार्य हो रहा था। हमने तुरंत निर्देश दिए रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को, सभी अधिकारियों को, कि जल्द से जल्द यहाँ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग दबे हैं उनको तुरंत वहाँ से फटाफट निकाल के अस्पताल में जाके उनको भर्ती कराया जाए। और साथ ही हमने कमिश्नर आयुक्त महोदय से ही बात करी है, मौखिक तौर पे उनसे बात करी थी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि ये घटना घटी है, जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि 4 मंजिला इमारत गिर गई, उसमें कम से कम 17 से 18 लोग के दबने की आशंका है, जिसमें 11 से 12 लोगों की मृत्यु गई। तो हमने कमिश्नर जी को आदेश दिए हैं कि इसमें जो भी लिप्त अधिकारी हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये देखा गया कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। तो आज हम एक पत्र के माध्यम से आयुक्त महोदय को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसमें अधिकारी लिप्त है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। कल दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में एक बड़ी दुर्घटना घटी। एक बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से उसमें लगभग 22 लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को मलबे से निकाला गया। लगभग 11 लोग इस घटना में मृत पाए गए और 11 लोग घायल हुए। अभी भी 5 से 6 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं। हम इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं कल खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा समय घटनास्थल पर मौजूद था। हमारे मेयर साहब घटनास्थल पर आए और उन्होंने कमिश्नर को जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। वहाँ पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी पहुँचे, पर बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, जो निंदनीय है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मांग करता हूं कि वो इस गंभीर दुर्घटना में मारे गए सभी परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल रूप से दें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र